तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूलचंद लुओली और ग्रैंडफादर टियानशी ये वॉर टेम्पल पहुंच चुके थे। इस दौरान मूलचंद जैसे अंदर एंटर करता है एरिना के अंदर, एक नज़र में ही फ्लेम एम्परर इसके अंदर मौजूद जो भी टेक्निक्स थी, खास करके क्रिस्टल पगोड़ा को ये फील कर लेते हैं। अब आगे मूलचंद इधर फील करता है कि इसके पगोड़ा में फ्लक्चुएशंस हो रहा है। इसे लगा नहीं था कि फ्लेम एम्परर इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे कि बस एक लुक और पूरी मिस्ट्री गायब। मूलचंद ये सब सोच रहा था क्योंकि इसे मालूम था पगोड़ा इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बूदुर क्लैन वालों को पता चल सकता है। लेकिन जब ये वॉर एम्परर की तरफ देखता है तो वो इस चीज को फील नहीं कर पाते हैं। अब इसे समझ में आता है कि सभी हेवनली सॉवरेंस के पास ये एबिलिटी नहीं होती है। मतलब अगर वो बंदा फ्लेम एम्परर के लेवल पर होगा तभी इस चीज को फील कर पाएगा। इधर फ्लेम एम्परर भी काफी सरप्राइज होते हैं कि लगता है ये लड़का बूदुर क्लैन से रिलेटेड है और इसके पास जो पगोड़ा है वो नॉर्मल पगोड़ा भी नहीं है। शायद ये बूदुर क्लैन में भी काफी स्पेशल होगा क्योंकि ज़ायोयान कई सारे बूदुर क्लैन के लोगों से मिल चुका था और ये काफी खुश होता है। इस दौरान फ्लेम एम्परर और वॉर एम्परर की कुछ बातें होती हैं। फ्लेम एम्परर भी काफी तारीफ करते हैं कि आपकी आर्मी काफी अच्छी है। बदले में वॉर एम्परर कहता है, अरे आपसे तो कम ही है। वॉर एम्परर खुद भी जानता था कि फ्लेम एम्परर का एंडलेस फायर टेरिटरी काफी पावरफुल है। इस दौरान यहाँ पर 4 लोग प्रकट होते हैं। ये चारों थे इनके होली चिल्ड्रन। दूसरी तरफ लुओली भी मूलचंद से कहती है इन तीनों से सावधान रहना। वॉर एम्परर भी पूछते हैं कि फ्लेम एम्परर आपको ये मेरे चारों शिष्य कैसे लग रहे हैं। फ्लेम एम्परर देखते चारों की तरफ और आखिरी में इनकी नजर लिंग जानजी पर जाके रुक जाती है और ये भी इनकी तारीफ करते हैं कि मानना पड़ेगा आपने काफी अच्छे से इन्हें ट्रेन किया है। अब ये सुनकर के वॉर एम्परर कहते हैं तो भी आपको मूलचंद में कॉन्फिडेंस है। फ्लेम एम्परर हंसते हुए कहते हैं इंसान को हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ये बात न तो वॉर एम्परर को न तो उन चारों चिल्ड्रंस को अच्छी लगती है, पर फ्लेम एम्परर के सामने ये कुछ बोलते नहीं है। और वॉर एम्परर भी कहते हैं क्योंकि फ्लेम एम्परर कह रहे हैं ऐसा तो तुम तीनों भी ध्यान देना। इसके बाद वॉर एम्परर यहाँ का जो कंपटीशन था उसके रूल को एक्सप्लेन करते हैं कि सबको एक एक बैटल सील मिलेगा और तुम दूसरों को हराकर उनके बैटल सील को ले सकते हो। तुम्हारे पास अगर जैसे जैसे बैटल सील्स इकट्ठा होंगे उस हिसाब से तुम इसके थ्रू ट्रेजर्स भी खरीद सकते हो। मूलचंद यहाँ पर ये सब सुन रहा था। इसे मालूम था कि कंपटीशन और भी ज्यादा प्रीसियस ट्रेजर्स के कारण फियर्स हो जाएगा। अब इधर फाइनली कंपटीशन शुरू हो जाता है। जो कंप्लीट अर्थली सॉवरेन का बैटल था उसमें बस 8 लोग थे। वहीं अपरली अर्थली सॉवरेन में 200 से ज्यादा लोग और लोअरली अर्थली सॉवरेन में कम से कम 400 या 500 लोग थे। मूलचंद यहाँ से निकल जाता है उस बैटल स्पेस में जहां पर इसका बैटल होने वाला था। लुओली भी इसे स्माइल देती है और फिर से सावधान रहने के लिए कहती है। बदले में मूलचंद भी इसे सेम बात कहता है। तो मूलचंद यहाँ पर एक बैटल स्पेस में एंटर कर चुका था। यह जगह काफी बड़ी थी और आसपास का स्पेस येलो कलर में था। अब यहाँ पर आने के बाद पहले ये बैटल सेल्स में अपने ऑरा को भेज करके क्या क्या ट्रेजर्स मिल सकते हैं देखना शुरू करता है। तो पहले नंबर पर था, वैसे कोई रैंकिंग नहीं है, इसे दिखता है ग्रैंड सुपर पावर स्टार समनिंग डिवाइन आर्ट, पर इसके लिए 10 बैटल सेल्स चाहिए होंगे। यानी कि आपका बैटल सेल आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर आप वो लूज कर दिए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 10 को हराकर मूलचंद को 10 बैटल सेल्स जीतने पड़ेंगे, तभी वो उसके बदले में इन आर्ट्स को खरीद पाएगा। वैसे ही करके ये बहुत सारे बैटल सेल्स के थ्रू आर्ट्स को देख रहा था। इसको खासा अट्रैक्ट करती है मिरियाड माउंटेन स्पिरिचुअल टैबलेट, जो कि एक मिडिल ग्रेड का वेपन था, लेकिन इसको खरीदने के लिए 13 बैटल सेल्स चाहिए थे। अब मूलचंद सोचता है यार कुछ सस्ता नहीं है क्या, इसे ये बंद ही करने वाला था। तभी इसकी नजर एक जगह पे पड़ती है और ये रुक जाता है। वहां पर लिखा हुआ था 3 स्पिरिट्स बैटल एरे। मूलचंद हैरान था क्योंकि जो बैटल एरे है ये वॉरड्रोप डिस्पैचर की एबिलिटी होती है। नॉर्मली आप इसमें फाइटिंग स्पिरिट यूज करते हो, आर्मी का पूरा पावर यूज करते हो, पर यहाँ पर बस 3 लोगों के माध्यम से एक पावरफुल बैटल एरे बनाया जा सकता है। पर इसकी कंडीशंस काफी अलग थी। जिसने भी ये बनाया था वो बंदा कम से कम 50 लाख बैटल रून्स कंडेंस कर सकता था और इस बस 3 की आर्मी से, यानी वो और उसके 2 भाई थे ट्विन ब्रदर्स, उसके माध्यम से वो बंदा अपरली सॉवरेन पर होते हुए एक कंप्लीट सॉवरेन को हरा दिया था। नॉर्मल लोग ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि फाइटिंग स्पिरिट पूरी आर्मी का कंडेंस लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका विल सिंक्रोनाइज होता है और जो यूजर यूज करता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पर जैसे जैसे बंदे का पावर लेवल बढ़ता है वैसे वैसे विल पावर बढ़ता है, तो सामने वाले का विल यूज करना टफ हो जाता है। पर मूलचंद के लिए ऐसा कंडीशन नहीं था क्योंकि इसका की इंटू ट्रिनिटी इसके पास है और इसके 2 भाई हैं। एक तरह से वो उन्हें क्लोन कहलाने की गलत होगा। सिंक्रोनाइजेशन काफी अच्छा है
तो मूचेन इस टेक्निक के लिए सबसे फिट बंदा था। तो ये डिसाइड करता है कि इस टेक्निक को ये जल्दी ही खरीदेगा, क्योंकि इसको खरीदने के लिए 4 ही बैटल सेल्स चाहिए थे। क्योंकि टेक्निक काफी स्ट्रेंज थी इसलिए इसका दाम कम था। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मूचेन काफी तेजी से बैटलफील्ड की तरफ बढ़ता है। इधर दूर में एक बंदा काफी तेजी से आगे जा रहा था और उसकी बॉडी पर फ्लेम पावर था। ये बंदा इतना होशियार था कि जैसे वीक बंदे को देखता था उसे पकड़ लेता था और उसके बैटल सेल्स को छीन लेता था। खास करके इसकी स्पीड वो काफी तेज थी। फिलहाल इस बंदे के पास 2 बैटल सेल्स थे और ये बंदा जानता था कि ये चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट तो नहीं बन पाएगा, तो कुछ बैटल सेल्स जल्दी से इकट्ठा करके ट्रेजर को ले लिया जाए और कंपटीशन से बाहर निकल जाऊंगा। अब इसकी नजरें पड़ती है दूर में काफी, जहां पर एक बंदा अपने स्पिरिचुअल पावर को छिपाने की कोशिश कर रहा था और ये देखते ही समझ जाता है ये बंदा तो लोली असली सॉवरिन है। क्या ये वही मूचेन है? इसके अंदर एक लालच आता है और ये काफी तेजी से मूचेन की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि ये काफी सावधान था क्योंकि इसने जियोंगबा और मूचेन के बैटल के बारे में सुना था, तो मूचेन के ज्यादा क्लोज नहीं जाता है क्योंकि ऐसा इसने सुना था कि अगर आप मूचेन से हेड ऑन फाइट करोगे तो वो बंदा आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी थोड़े समय के लिए सील कर सकता है। और एक पाम अटैक ये मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। मूचेन इस अटैक को देखते ही यहाँ से भागने लगता है और ये बंदा भी अब मूचेन का पीछा करने लगता है। लगातार ये फायर अटैक करता है और मूचेन बच के भाग रहा था। इधर बाहर में बैटल के लिए स्क्रीन लगा हुआ था, तो कई सारे लोग यहाँ पर बैटल देख रहे थे और ये कह रहे थे कि लिंग जानजी ये सच में काफी पावरफुल है। इतने कम समय में इसने 3 अपरली सॉवरिन को हरा भी दिया और इसके दोनों भाई लिंग जियांजी और लिंग लॉन्गजी भी कुछ कम नहीं है, वो भी 2 अपरली अर्थली सॉवरिन को हरा चुके हैं। और वहीं लोली अर्थली सॉवरिन में 2 लोगों का ये खास नाम लेते हैं, एक लोली और एक लिंग फीजी। और तभी इनकी नजर पड़ती है मूचेन पर। ये हंसने लगते हैं, अरे ये तो वही बंदा है ना, इससे काफी घमंड था अपने पावर पे और यहाँ पर ये बच बच के भाग रहा है। मेरे हिसाब से तो इसे लोली अर्थली सॉवरिन के बैटल में ही जाना था, पर ये बंदा माना नहीं। लुओ टियानसेन भी इस सीन को देखते हैं, पर ये जानते थे कि मूचेन इतना भी वीक नहीं है कि एक अपरली सॉवरिन इसे ऐसे भगाए, तो पक्का वो कुछ प्लान कर रहा होगा। इधर ये फायर पायर वाला बंदा थोड़ा थक जाता है और ये तुरंत ही मूचेन जहां भाग रहा था वहां पर एक फायर शील्ड बना देता है ताकि मूचेन कहीं भाग ही ना पाए। मूचेन भी जब देखता है तो ये रुक जाता है। अब ये फ्लेम पावर वाला बंदा कहता है अब नहीं भागना है। बदले में मूचेन इसे एक स्माइल देता है कि तुम्हें फंसाने के लिए मुझे लंबा खेलना पड़ा। ये सुनते ही ये फ्लेम पावर वाला बंदा अपने आसपास देखता है और एक फ्लक्चुएशन फील करता है और एक एरे यहाँ पर आसपास में फॉर्म हो जाता है जिसमें कई सारे ड्रैगन्स को देखा जा सकता है। और मूचेन कहता है 9 ड्रैगन्स डिसाइड एरे कंप्लीट फॉर्म। अब मूचेन इसे ट्रैप करने के बाद कहता है अब मुझे अपने बैटल सेल्स दे दो। ये बंदा भी हंसता है, अगर तुम्हें लगता है तुम एक स्पिरिचुअल एरे से मुझे ट्रैप कर सकते हो तो सपने देखना बंद कर दो। इस बार मूचेन ने 9 ड्रैगन्स को बना दिया था, तो इससे मालूम था कि ये बंदा निकल तो नहीं सकता है। मूचेन इसकी बात सुनने के बाद अपने 9 ड्रैगन से इस पर अटैक करने लगता है। हालांकि ये फायर क्लाउड किंग ये काफी एरोगेंट था, पर ये तो जानता था कि इस एरे का पावर अपरली सॉवरिन के बराबर ही, तो बैटल इतना आसान नहीं होगा। और ये भी अपने आसपास फिर से फायर क्लाउड शील्ड बनाने लगता है। पहले अटैक को ये डिसॉल्व कर देता है क्योंकि इसके पास एक सैक्रेड ऑब्जेक्ट था जिसका इसने डिफेंस बनाया था। अब बदले में मूचेन भी इन 9 ड्रैगन्स को एक ड्रैगन में बदल देता है। अब इस ड्रैगन को देखकर फायर क्लाउड किंग भी खुद इसकी नजरें चौंक जाती है। ये तुरंत ही डिसाइड करता है कि इसे यहाँ से अब निकलना पड़ेगा। इधर से ये निकलने को देख रहा था और यहाँ पर एक छोटा सा ड्रैगन बनता है जो कि अचानक से गायब हो जाता है। वैसे गायब नहीं हुआ था, इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि नॉर्मल आंखें देख ही नहीं सकती थी। उधर फायर क्लाउड किंग अपने आसपास फ्लेम पावर को इकट्ठा करता है, स्पेस में क्रैक करता है और ये एरे से बाहर निकल जाता है। हालांकि तभी जब ये बाहर निकल रहा था तो वो छोटा ड्रैगन आता है इसे और काट लेता है। फायर क्लाउड किंग चिल्लाता है, पर एरे से बाहर निकल चुका था। इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बस ये एक फिजिकल लॉस था। मूचेन को भी मानना पड़ता है यार ये बंदा टैलेंटेड तो है, मेरे एरे से बाहर निकल गया यानी इसके पास कोई सुपर पावर होगा। क्लाउड किंग भी कहता है कि बच्चे मैं ये याद रखूंगा। अब ये सुनते मूचेन भी अपने एरे से बाहर आ जाता है। फायर क्लाउड किंग चौंक जाता है कि बाहर कैसे आ गया, क्योंकि इसे मालूम है कि इसका पावर लेवल मुझसे लो है, तो पक्का इसमें भी इसका कोई षड्यंत्र होगा। अब क्लाउड किंग पीछे हटने लगता है। मूचेन फिर से इसकी तरफ बढ़ता है। फायर क्लाउड किंग अपने एस्केप पावर को यूज कर भागने ही वाला था, तभी मूचेन बोलता है सील्ड। फायर किंग हैरान था क्योंकि इसका पावर काम ही नहीं कर रहा था, स्पिरिचुअल एनर्जी इसकी सील हो चुकी थी। अब ये बोलता है ऐसा तुमने कब किया? फिर इसको खुद ही ध्यान में आता है कि उस ड्रैगन ने मुझे काटा था और शायद उस ड्रैगन के अंदर वो स्पिरिचुअल सील वाला पावर था। मूचेन भी हंसता है कि अब समझ में आया, और मूचेन को भी मालूम है
कि ये सीलिंग पावर बस 10 मिनट तक इस बंदे पर काम करेगा और इतना इसके लिए काफी है सामने वाले को मारना। अब फायर क्लाउड किंग कहता है तुम चाहते क्या हो? मू चेन भी हंस के कहता है तुम्हारा वो जो फायर स्केप टेक्निक है, सुपर पावर, वो काफी इंटरेस्टिंग है। फायर क्लाउड किंग ये गुस्से में कहता है तुम दैत्य हो, कुछ भी हो जाए। ये एक रेड स्क्रॉल निकालता है और अपनी जान बचाने के लिए ये मू चेन को दे देता है। बैटल सील भी इसे देना पड़ता है और क्योंकि ये बैटल सील हार चुका है तो बैटल फील्ड से भी ये बाहर हो जाता है। अब मू चेन यहाँ पर ये जो स्क्रॉल था इसे पढ़ना शुरू करता है जिस पर लिखा हुआ था स्पिरिचुअल फायर डिवाइन स्केप। इसे टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए फायर होना जरूरी है और क्योंकि मू चेन की बॉडी में अनडाइंग फ्लेम है तो ये इसे प्रैक्टिस कर सकता था। फिलहाल मू चेन के पास अब 3 बैटल सील्स हो गए थे। अगर एक को छोड़ दिया जाए तो 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, 2 और इसे चाहिए होंगे तब जाकर के वो 3 बैटल सील्स को खरीद पाएगा। इसे मालूम था क्योंकि इसके पास बैटल सील्स है तो कोई ना कोई इस पर जरूर अटैक करेगा। इधर जब फायर क्लाउड किंग एरिना से बाहर आते हैं और क्योंकि लोग भी ये बैटल देख रहे थे तो वो खुद हैरान थे। जो पहले मू चेन के मजे ले रहे थे अब उन्हें समझ में आता है कि ये मू चेन काफी मिस्टीरियस है, खास करके स्पिरिचुअल एरेज में तो ये एंसेस्ट्रल मास्टर रैंक पर जा चुका है, वो भी इंटरमीडिएट लेवल पर। इधर इस दौरान कई लोग बोलते हैं कि सबसे टॉप पर फिलहाल लिंग जानजी है जिसके पास 6 बैटल सील्स है। उधर ग्रैंडफादर टियानसेन वो एक चैन की सांस लेते हैं क्योंकि अब इन्हें ये पता चल चुका था कि अगर ये अभी मू चेन से फाइट करे तो शायद ही जीत पाए। और मन ही मन सोचते हैं देखते हैं ये बच्चा कितना आगे तक जा पाता है, क्योंकि इन्हें कुछ पास्ट की बातें याद आती हैं और इन्हें यह भी लग रहा था कि मू चेन सच में इस दुनिया का पावरफुल वॉरियर बन सकता है। इधर वॉर एम्परर और फ्लेम एम्परर की बातें चलती रहती हैं कि मू चेन वैसे तो एक इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल एरे मास्टर है लेकिन ये चाइल्ड ऑफ कॉन्टिनेंट बस इसके दम पे नहीं जीत पाएगा। बस ये इतना साबित करता है कि ये क्वालिफाइड है अपरली अर्थली सॉवरेन के बैटल्स में। पर लिंग जानजी वगैरह वो काफी पावरफुल है। बदले में फ्लेम एम्परर हंसते हैं और कहते हैं मुझे उम्मीद है मू चेन कुछ गजब करके दिखाएगा। वॉर एम्परर भी कहते हैं देखते हैं फिर। मू चेन यहाँ पर पहले से स्पिरिचुअल एरेज बना के तैयार था और यहाँ पर कुछ लोग अब पहुंचने लगे थे। अब यहाँ पर ये जो बंदा आता है पहले इस एरे को देखता है। मू चेन यहाँ पर एक पेड़ पर बैठ, वैसे ये पेड़ भी एरे के अंदर ही था, मजे कर रहा था। तभी ये फील करता है कि 4 डायरेक्शन में 4 लोग खड़े हैं जो इसे देख रहे हैं और इनमें से एक कहता है और ये तो आउटसाइडर मू चेन है। मू चेन भी अपनी आंखें खोलता है और कहता है जिसको भी बैटल सील्स चाहिए वो अंदर आ सकता है। पर चारों में से कोई आगे नहीं आता है क्योंकि चारों भी एक दूसरे से भी सोच रहे थे कि अगर मान लो मैंने मू चेन को हरा दिया, मैं बाहर आऊंगा तो ये मुझसे छीन लेगा। हालांकि इसमें से एक जीशान सेक्ट मास्टर थे। अब वो बाकी तीनों से कहते हैं क्योंकि तुम्हें फाइट नहीं करना है, आगे नहीं जाना है तो यहाँ से निकलो, मैं इस बंदे पर टारगेट कर रहा हूँ। बाकी तीनों यहाँ से लौट जाते हैं और ये जीशान सेक्ट मास्टर ये मू चेन से कहते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है ये एरे तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा। 15 मिनट तक ये बस बहस करते रहते हैं और वही वो तीनों बंदे जो थोड़ा दूर निकल गए थे वो एक फ्लक्चुएशन फील करते हैं और उन्हें लगता है यार ये तो बैटल काफी जल्दी खत्म हो गया, हम फालतू में उस मू चेन से डर रहे थे और उस जीशान सेक्ट मास्टर को बैटल सील्स वगैरह मिल गया होगा। पर जब वो सेम डायरेक्शन में आगे आते हैं यानी जहां पर पहले मू चेन था तो सीन को देखकर वो हैरान थे। मू चेन अभी भी शांति से बैठा हुआ था, इसका जो स्पिरिचुअल एरे था वो हल्का सा ही डैमेज था। जीशान सेक्ट मास्टर वो कहीं पे नहीं दिख रहे थे। अब मू चेन भी जब इन तीनों को देखता है तो कहता है क्या तुम तीनों भी ट्राई करना चाहोगे? पर ये तीनों अपरली सॉवरेन यहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। मू चेन यहाँ पर अब सोचता है क्योंकि ये तीनों भाग गए हैं तो बैटल फील्ड में बाकी लोगों को भी मेरे बारे में पता चलेगा तो शायद और लोग आए यहाँ पर। और मू चेन का शक सही था। हालांकि फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं पर कोई इस पर अटैक नहीं करता, आते हैं एरे को देखते हैं और भाग जाते हैं। 2 दिन और निकल जाते हैं। हालांकि एक अपरली सॉवरेन आता है, मू चेन के एरे में भी एंटर करने की कोशिश करता है। मू चेन भी उसको ट्रैप करना चाहता था पर वो बच के भाग जाता है। उसके पास कोई एक स्पेशल टेक्निक थी। फिलहाल मू चेन के पास 4 बैटल सील्स रहते हैं और ये वेट कर रहा था। इधर ये शांति से बैठा हुआ था और यहाँ से इससे थोड़ी दूर पर एक फिगर प्रकट होता है और मू चेन की तरफ देखता है। ये बंदा मू चेन को देखता है फिर यहाँ से चला जाता है। मू चेन को भी समझ में नहीं आता है लेकिन ये बंदा जो भी था पावरफुल था। हालांकि और समय निकलते जा रहा था और मू चेन को ये भी समझ में आता है कि बहुत सारे लोग इसके एरे को ध्यान से देख रहे हैं और इसके लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में वो दिन आ ही जाता है कि फाइनली एक बंदा इसकी तरफ फिर से बढ़ता है। मू चेन थोड़ी दूर में एक रेडिश ऑरा को देखता है जो कि काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ती है और सामने इसके प्रकट कौन होता है? जू लिंगजी, वही ब्लड गॉड क्लैन वाला। और मू चेन की तरफ देखकर ये एक विकेट स्माइल देता है और मू चेन भी जब इसे देखता है तो सीधा गाली देता है कि तुम पुराने कुत्ते फाइनली आ ही गए। और ये कहता है मैं तुम्हें कब से फील कर रहा था कि तुम 2-3 दिन से मेरे आसपास ही भटक रहे हो और फाइनली अब तुम
छिप के नहीं रह पाए, आ ही गए। अब ये बातें सुनकर जू लिंगजी को भी गुस्सा आता है कि टेंशन मत लो, बस अब तुम मरने ही वाले हो। मू चेन भी जवाब देता है कि मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी है, मैं जिससे भी फाइट करता हूँ सामने वाला ही मारा जाता है। और क्योंकि मू चेन को मालूम था कि इस जू लिंगजी की वजह से ही लुओली के फादर मारे गए थे। ग्रैंडफादर टियानसेन ब्लडी पॉइजन से इंजर्ड थे। अगर फ्लेम एम्बरर नहीं होते तो वो भी शायद 1-2 साल में मारे जाते। लुओली वैसे भी इस बंदे से बदला लेना चाहती है, तो क्यों ना ये काम मैं ही कर दूं। इधर ग्रैंडफादर टियानसेन जब ये भी जू लिंगजी को देखते हैं तो इन्हें काफी गुस्सा आता है। मू चेन यहाँ पर स्माइल कर रहे थे इसे देखकर। तभी जू लिंगजी कहता है, घोस्ट मास्टर बाहर आइए। और यहाँ पर एक फिगर और प्रकट होते हैं। घोस्ट मास्टर भी इसे कहते हैं, ठीक है जू लिंगजी, तुम्हें मेरा वायदा याद है ना, मैं इस स्पिरिचुअल एरिया को सप्रेस कर दूंगा, पर तुम्हें अपने आधे बैटल सेल्स मुझे देने पड़ेंगे। जू लिंगजी कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं प्रॉमिस हमेशा निभाता हूँ। जू लिंगजी का बस एक ही मकसद था, इस मू चेन को मारना। अब बहुत सारे लोग इस तरफ देखते हैं कि इस बार मू चेन ये शायद ही बच पाए, क्योंकि घोष मास्टर काफी फेमस है और वो इंटरमीडिएट लेवल के एंसेस्ट्रल एरे मास्टर हैं और कई सालों से, तो मू चेन का बचना मुश्किल रहेगा। लोगों को भी ये चीज पसंद नहीं आता है कि यार 2 लोग मिलकर एक से फाइट कर रहे हैं। वही इधर जू लिंगजी को दिखाया जाता है जो कि एकदम किलिंग इंटेंट के साथ मू चेन को देख रहा था। मू चेन फिर भी यहाँ पर मान जाता है कि जू लिंगजी तुम आ सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सुनकर जू लिंगजी कहता है कि तुम सच में काफी होपलेस हो। इसके बाद ये घोष मास्टर से कहता है, आप जल्दी से इस एरे को सप्रेस करो, मैं इसे मारता हूँ। अब क्योंकि घोष मास्टर खुद ही एक एरे मास्टर थे, तो ये तुरंत एक ऑरा यूज करते हैं जिससे मू चेन का ये 9 ड्रैगन फेरी एरे अब सप्रेस होने लगता है। लेकिन हालांकि ये मू चेन की तारीफ भी करते हैं कि ये बंदा इतना यंग है पर गिफ्टेड है एरे टेक्निक्स में। इनके पास एक टेक्निक थी ड्रैगन बाउंड एरे, इसकी मदद से ये मू चेन के एरे को सप्रेस कर देते हैं। यानी जब जू लिंगजी के अंदर एंटर करेगा तो मू चेन का ये जो एरे है ये अपना प्रेशर जू लिंगजी पर दिखा नहीं पाएगा, नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि एरे को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं होता है। तो घोस्ट मास्टर बस इसे सप्रेस करने को देखते हैं। जू लिंगजी यहाँ पर अंदर आ जाता है और मू चेन से कहता है, अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा एरे भी नहीं, क्या ही कर लोगे। मू चेन हंसता है और कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जू लिंगजी हंसता है कि एक्टिंग बंद करो, अब तुम मरने वाले हो। और ये तुरंत ही अपना पैर जमीन पर मारता है और एक रेड ऑरा अपने आसपास इकट्ठा करने लगता है। इधर मू चेन भी अपने क्रिस्टल पगोड़ा को एक्टिवेट करता है और इसकी जो क्रिस्टल एनर्जी थी वो पूरे इसकी बॉडी में फ्लो करने लगती है और इसके आसपास एक लाइट शील्ड बन जाता है। और वो जो जू लिंगजी का अटैक आता है मू चेन के इस बैरियर से टकराता है। हैरानी की बात यह थी कि इसका अटैक कितना भी पावरफुल हो, पर मू चेन के पास आते ही मानो एक ब्लैक होल हो और उसमें इसकी ऑरा गायब सी हो जाती है। जू लिंगजी फिर भी कहता है, देखो मू चेन, अपनी सेलेस्टियल बॉडी को सम्मन कर लो, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मू चेन भी हंसता है कि मुझे तुम्हारे लिए उसकी जरूरत भी नहीं है फिलहाल। उधर मू चेन एक फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि मानो समुद्र के समान हो और 1000 लोग यहाँ पर अचानक से प्रकट हो जाते हैं। ये था मू चेन का स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप। जू लिंगजी फिर भी हंसता है कि मैंने तुम्हारा ट्रूप देखा था, ये उतना भी पावरफुल नहीं है। मू चेन हंसता है, ये काफी नहीं है, फिर अभी ये देखो। और यहाँ पर अचानक से एक और ट्रूप प्रकट होती है। जू लिंगजी जो कि अभी तक हंस रहा था, इसकी मानो हंसी ही फ्रीज हो गई हो। ये वाली आर्मी में 1000 लोग थे, पर इनका पावर स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप से भी ज्यादा पावरफुल था। ये था एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस के फर्स्ट हॉल मास्टर का फाइटिंग स्पिरिट पावर, डेमन सबडूइंग ट्रूप। और मू चेन कहता है, क्या ये काफी है तुम्हारे लिए? यहाँ पर लोग ये सोच रहे थे कि यार इतनी पावरफुल आर्मी, ऐसी आर्मी तो वेस्टर्न किंगडम कॉन्टिनेंट में बस वॉर एम्परर के पास है, इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है? वैसे लोगों को मू चेन के वार्ड्रोब डिस्पैचर के बारे में पता था, क्योंकि वार्ड्रोब डिस्पैचर वही बन सकता है जो एरे मास्टर हो। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज पर रहते हैं, पर मू चेन दोनों को प्रैक्टिस कर रहा था। और ये लोग भी फील करते हैं, यानी बाकी लोग भी जो बैटल एरिना में भी थे और अपरली सॉवरिन पर, कि ये मू चेन काफी मिस्टीरियस है। अब जू लिंगजी को ऐसे अवाक देखकर मू चेन भी कहता है, अभी तो तुम काफी श्योर थे। जू लिंगजी कहता है, ज्यादा एरोगेंट मत बनो। और ये कहता है, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इन दोनों ट्रूप्स को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का फाइटिंग स्पिरिट अलग अलग है। अब ये सुनकर मू चेन स्माइल करता है, क्योंकि ये इंसान तो थे नहीं, ये पपेट्स थे, इसके वॉर पपेट्स, लेकिन फिर भी उनका अपना एक विल होता है। अगर वो जिंदा होते तो मू चेन कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन इसके पास अपना एक तरीका था। और मू चेन अब इन दोनों के फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करता है। स्पिरिट स्लॉटरिंग ट्रूप पर एक बड़ा सा पाइथन बनता है जिस पर 15 लाख बैटल रूल्स कंडेंस हो जाते हैं। और वहीं डेमन सबडूइंग ट्रूप पर एक बड़ा सा कछुआ बनता है जिस पर 40 लाख बैटल रूल्स कंडेंस थे। वैसे अगर डेमन सबडूइंग ट्रूप ये जिंदा होते तो इनकी आर्मी भी काफी बड़ी थी, तो शायद इससे ज्यादा ही बैटल रूल्स को कंडेंस किया जा सकता था। और मू चेन इन दोनों से जू लिंगजी पर अटैक कर देता है
जू लिंगजी भी एक हैंड सील बनाता है और इसके पीछे में एक ब्लडी शैडो प्रकट होता है। ये था इसका ब्लड शैडो सेलेस्टियल बॉडी, जिसका रैंक 38 है। और ये ब्लड शैडो एक पाम अटैक इन आते हुए अटैक्स पर बढ़ा देता है। पाइथन और इसका पाम अटैक दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। मूचेन के आसपास वो जो टॉर्टोइज सेल था, एक तरह से वो डिफेंस का काम करता था, वो था। फिर भी शॉक वेव ये फील करता है, पर मूचेन भी अलग बंदा था। ये इस टॉर्टोइज डिफेंस को भी एक अटैक की तरह जू लिंगजी के सेलेस्टियल बॉडी पर यूज करने लगता है। ये जू लिंगजी को बिल्कुल भी टाइम देना नहीं चाहता था। फाइट जो फिलहाल चल रही थी, किसी ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। ये अलग ही लेवल का फाइट था। बैटल लंबे समय तक चलता है और बैटल बराबरी का चल रहा था और लोगों को ये मालूम था कि जो फाइटिंग स्पिरिट होता है इसको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। तो अगर बैटल ज्यादा लंबा चला तो जू लिंगजी हार जाएगा। जू लिंगजी को भी समझ में आता है और एक घोष मास्टर से कहता है कि आप स्पिरिचुअल एरे को डिस्ट्रॉय करो और मेरी हेल्प करो, मैं पूरे बैटल स्किल्स आपको दे दूंगा, उसके अलावा 2 और दूंगा। घोष मास्टर भी समझ जाते हैं और काफी खुश होते हैं कि ठीक है, मैं एरे को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, पर थोड़ा टाइम लगेगा। और क्योंकि इधर मूचेन का पूरा फोकस इस बैटल में था, तो 9 ड्रैगन्स एरे वैसे भी कमजोर था। इधर ग्रैंडफादर टियानशिन ये भी अब चिंतित थे कि अगर ऐसा सीन रहा, क्योंकि घोस्ट मास्टर भी अगर बैटल में आ गया तो मूचेन के हारने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। जू लिंगजी जब ये देखता है तो कहता है कि मूचेन, मुझे मालूम है तुम काफी एरोगेंट हो, पर अब शायद तुम्हारा समय आ चुका है। मूचेन कुछ नहीं बोलता है। ये लगातार उस ब्लडी शैडो सेलेस्टियल बॉडी पर अपने दोनों फाइटिंग स्पिरिट से अटैक कर रहा था। पर क्योंकि ब्लड शैडो भी काफी पावरफुल था और इसके पास अपना एक टेक्निक था इल्यूजन वाला, तो बीच बीच में मूचेन के अटैक्स इसके आर पार निकल जाते थे। जू लिंगजी हंस रहा था कि मैं समझ रहा हूं तुम मुझे पहला मारना चाहते हो, पर वैसा हो नहीं पाएगा। मूचेन को भी अब समझ में आता है कि ये चीज काम नहीं करेगा। ये तुरंत अपने पाइथन और टॉर्टोइज स्पिरिट को थोड़ा पीछे खींचता है। जू लिंगजी हंसता है कि लगता है तुम गिव अप कर दिए, पर मूचेन यहाँ पर फिर से हैंड सील बनाता है और दोनों फाइटिंग स्पिरिट एक दूसरे में मर्ज होने लगती है। ये देख करके जू लिंगजी हंसता है कि तुम अपने को इतने काबिल समझते हो कि इन दोनों को मर्ज कर दोगे, क्योंकि इसे मालूम था इन चीजों को मर्ज किया जा सकता है, पर ये काफी कठिन माना जाता है। मूचेन भी देखता है जब ये दोनों फाइटिंग स्पिरिट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाता है तो एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे थे, क्योंकि दोनों के पावरफुल मास्टर्स अलग अलग थे। मूचेन के दिमाग में ख्याल आता है, ये तुरंत एक तलवार निकालता है और उस तलवार की ऑरा जैसे ये रिलीज करता है, दोनों फाइटिंग स्पिरिट एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। क्योंकि एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस में सबसे टॉप पावर कौन था? हेवनली एम्परर, और उन्हीं के अंडर में तो ये हॉल मास्टर्स आते थे। तो जैसे ही ये एम्परर स्वॉर्ड निकालता है, फाइटिंग स्पिरिट्स अपने आप मर्ज हो जाते हैं और एक बड़ा सा कछुआ बन जाता है। पर इसका जो पूंछ था वो पाइथन के समान था और इस पर 60 लाख से ज्यादा बैटल रून्स कंडेंस थे। अब जब जू लिंगजी से देखता है तो ये समझ चुका था। ये तुरंत ही चिल्लाता है, घोस्ट मास्टर जल्दी करिए। इधर घोस्ट मास्टर जो कि इस एरे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, वो भी जब इस सीन को देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं। इन्हें लगा नहीं था कि मूचेन के पास इतनी शानदार कैपेबिलिटी होगी और ये काफी तेजी से और ज्यादा स्पिरिचुअल सील्स बनाकर एरे को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इधर मूचेन अपने इस टॉर्टोइज फाइटिंग स्पिरिट से कहता है कि फाड़ दो इसे। अब ये टॉर्टोइज काफी तेजी से आगे बढ़ता है। अब इस माहौल को देखकर जू लिंगजी भी अपने सेलेस्टियल बॉडी का ब्लडी रिवर रैम्पार्ट अटैक यूज करता है। इसका सेलेस्टियल बॉडी अपना मुंह खोलता है और एक बड़ा सा ब्लड रिवर यानी खून की नदी उस आते हुए कछुए की तरफ उछाल देता है और इसकी वजह से इसका सेलेस्टियल बॉडी बच जाता है, क्योंकि कछुआ उस ब्लड रिवर को डिसॉल्व करने लगता है। जू लिंगजी अब कुछ कर नहीं पा रहा था, बस ये डिफेंस मोड में था ताकि घोस्ट मास्टर जल्दी से आ सके। एक के बाद एक कई सारे अटैक्स लगातार इस सेलेस्टियल बॉडी पर मिलने के कारण सेलेस्टियल बॉडी अब डैमेज हो रही थी, पर ज्यादा फर्क नहीं था। तो जू लिंगजी हंस रहा था कि मूचेन हो गया तुम्हारा, पर मूचेन भी स्माइल करता है, क्या तुम श्योर हो? जू लिंगजी भी जब ध्यान से अपने सेलेस्टियल बॉडी को देखता है, इस पर कई सारे डैमेज थे, इसका चेहरा उतर जाता है और ये टेक्निक यूज करता है और अपने सेलेस्टियल बॉडी को ब्लडी ऑरा से कवर कर लेता है। जू लिंगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि मूचेन ने मेरे सेलेस्टियल बॉडी में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों भेजी और कब भेजी। अब इसे समझ में आता है, जब वो कछुआ टकराया होगा तो मूचेन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, क्योंकि उसके साथ फ्यूज है कछुए के साथ, तो उसके थ्रू एंटर कर गई होगी। जू लिंगजी सोचता है कि मुझे अपने सेलेस्टियल बॉडी को फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फील करता है कि जो कनेक्शन है इसका सेलेस्टियल बॉडी के साथ वो हट रहा है। पर मूचेन इसे मौका नहीं देता है। ये तुरंत ही अपने पगोड़ा को रिलीज करता है और जू लिंगजी को इसके अंदर ट्रैप कर देता है। ये था मूचेन का क्रिस्टल पगोड़ा। और मूचेन अब कहता है, देखता हूं बुड्ढे, अब कहां भागते हो तुम। अब क्रिस्टल पगोड़ा के अंदर क्रिस्टल फ्लेम्स थे जो कि इसकी सेलेस्टियल बॉडी और इसको भी जलाने लगते हैं। जू लिंगजी इसका चेहरा पीला पड़ चुका था, इसके सेलेस्टियल बॉडी अपने आप इस फायर के सामने गलने लगती है, क्योंकि जू लिंगजी का भी स्पिरिचुअल एनर्जी सील हो गया था और इसे समझ में आता है ये जो फ्लेम्स है ना, यही इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सील करके रखे हुए हैं।
थोड़े ही समय में इसकी सेलेस्टियल बॉडी गायब हो जाती है। अब जब ज़ू लिंगजी इन आग की लपेटों में आता है तो ये चिल्लाने लगता है कि मूचेन तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 50 करोड़ सॉवरेन लिक्विड दूंगा। पर मूचेन को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ये और भी ज्यादा फायर पावर इसके अंदर डालने लगता है। ज़ू लिंगजी चिल्लाता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे क्लैन वाले लुओ गॉड क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मूचेन हंसता है कि तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम्हारे पूरे क्लैन को ही मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब ये जो क्रिस्टल फ्लेम्स थे एक फ्लेमिंग हैंड का साथ लेते हैं, यानी एक रूप लेते हैं और ज़ू लिंगजी को पूरी तरह से बांध देते हैं और ये जलने लगता है। मूचेन खुद हैरान था, इसका जो पगोड़ा है सच में काफी पावरफुल है, यानी बुदूर एंसेंट क्लैन वाले उनका बेस काफी स्ट्रॉन्ग है और ब्लड लाइन के बिना पावर के आप इस टेक्निक को यूज कर ही नहीं सकते। पगोड़ा को आप मास्टर किया रिलीज भी नहीं कर सकते। ज़ू लिंगजी इधर मारा जा चुका था, लोगों को यह समझ में आ चुका था कि मूचेन काफी काबिल बंदा है। ग्रैंडफादर टियानसेन ये काफी खुश थे और थोड़े इमोशनल भी, कि उनको पता था लुओली को जब ये पता चलेगा तो वो सच में काफी खुश होगी। तो भाई ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और 2 दिन शायद वीडियो नहीं आएगा क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ अपने इंटरव्यू के काम से।